तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट आंसर के अंदर पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर के अंदर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए। तो अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, लाइक व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। सो कार्पल टनल सिंड्रोम ऑल्सो कॉल्ड मीडियन नर्व कंप्रेशन, मीन्स कार्पल टनल सिंड्रोम को हम मीडियन नर्व कंप्रेशन के भी नाम से जानते हैं, इज़ अ कंडीशन विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व। ये एक तरह की कंडीशन होती है जो कि कैसे कॉज होती है, ड्यू टू प्रेशर, मीन्स प्रेशर पड़ता है किस पर, नर्व पे। कौन से नर्व पे? मीडियन नर्व पे। जो कहाँ पाई जाती है? विच रन्स थ्रू द लेंथ ऑफ द आर्म, लेंथ ऑफ द आर्म से रन करती है, गोज थ्रू पैसेज इन द रिस्ट कॉल्ड कार्पल टनल। कहाँ जाती है? आर्म से रन करके किस पैसेज में जाती है? एक टनल होता है, एक पैसेज होता है जिसका नाम है कार्पल टनल, उसमें ये नर्व पाई जाती है। इट कॉजेज नम्बनेस, टिंगलिंग और वीकनेस इन द हैंड एंड द फिंगर। ये क्या क्या कॉज करता है? नम्बनेस कॉज करता है, टिंगलिंग सेंसेशन कॉज करता है, एंड वीकनेस इन द हैंड्स एंड द फिंगर। विद ये जो मेनली जो डिजीज़ है वो क्या अफेक्ट करती है? हमारे रिस्ट को, हैंड को और फिंगर को अफेक्ट करती है, जिसमें पेन, स्वेलिंग एंड नम्बनेस, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। सो ये था इसका डेफिनेशन। अब पढ़ लेते हैं इसके इंसिडेंट्स को। सो इंसिडेंट्स में क्या है? 1/1000 पीपल पर ईयर, मीन्स 1000 में से एक इंसान को ये हर साल होता ही होता है। सो कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ नहीं है, लेकिन 1000 में से एक इंसान को ये हर साल होता ही होता है। प्रेवलेंस देखा जाए तो 3% पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करती है। अब जान लेते हैं इसकी एटियोलॉजी, इसके कॉज, इसके कारण को, कि कौन कौन से कॉज होते हैं जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम को कॉज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज जो होता है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपेडिक्स डिजीज़ के अनोन होते हैं, एडियोपैथिक होते हैं। तो इसके भी जो प्राइमरी कॉज है वो एडियोपैथिक है, अनोन है। आते हैं सेकेंडरी कॉज पे। सेकेंडरी कॉज कौन कौन से फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है, पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, मीन्स अगर हाथ पे जो रिस्ट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, या तो हैंड या तो फिंगर्स पे अगर बार बार ऐसे स्ट्रेन, मीन्स मसल्स की खिंचान, मतलब मसल्स का खिंचाव हो जाता है, तो बार बार अगर कोई इंजरी लगती है, चोट लगती है, तो उस वजह से ये हो सकता है। अर्थराइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है, अगर किसी भी तरीके की अर्थराइटिस है जॉइंट के अंदर, तो वो जो होता है वो इस डिजीज़ को कॉज कर सकता है। स्प्रेन, अगर जो होता है, जो टेंडन्स अगर वो खिंच जाते हैं, या तो जो मसल्स होते हैं वो खिंच जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। रिस्ट फ्रैक्चर, अगर रिस्ट के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी हेयर लाइन फ्रैक्चर या तो किसी भी तरह का रिस्ट में अगर फ्रैक्चर किसी जॉइंट के अंदर होता है, तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम को कॉज कर सकता है। गैंग्लियन सीस्ट, अगर किसी भी तरीके की सीस्ट अगर हाथों में, मतलब रिस्ट जॉइंट पे देखने को मिलते हैं, तो उस वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सच एज रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक इसका बहुत बड़ा कॉज है, कि अगर ऑटो इम्यून डिसीज़ अगर हुआ है हाथों के अंदर, लाइक जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है वो हैंड्स एंड फिंगर्स को अफेक्ट करती है ज़्यादातर। तो अगर ये कंडीशन अगर हुई रखी है तो फिर ये डिजीज़ कॉज वो कर सकती है। सो ये था इसका कारण, इसका कॉज। आप जान लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। So first one is numbness or tingling sensation in the thumb and next 2 or 3 fingers of one or both hand. Means क्या होता है? numbness means सुन्नपन and tingling means झंझनाहट देखने को मिलती है। कहाँ पे? इन thumb, जो thumb होता है उसके अंदर, next 2 fingers और 3 fingers means thumb के बाद जो 2 या तो 3 fingers होते हैं, उंगलियाँ होती हैं, उनके अंदर एक हाथ में या तो दोनों हाथ में देखने को मिलता है झंझनाहट, एज वेल हाथों का सुन्न पड़ जाना। सेकेंड वन इज़ नम्बनेस और टिंगलिंग ऑफ द पाम ऑफ द हैंड। पाम जो होता है, जो हाथों की हथेली होती है, उसमें भी नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं पाम के अंदर भी जो हथेली होती है उसके अंदर भी झंझनाहट और सुन्नपन देखने को मिलता है। थर्ड वन इज़ पेन दैट एक्सटेंड टू द एल्बो। पेन जो होता है वो आर्म से लेके एल्बो तक एक्सटेंड करता है, मीन्स आर्म से लेके एल्बो तक जो होता है वो दर्द महसूस होता है पेशेंट को। पेन इन द रिस्ट और हैंड ऑफ वन और बोथ हैंड। पेन जो होता है, जो दर्द होता है वो हाथों की हथेली में, एज वेल एज जो रिस्ट होते हैं, जो एल्बो होते हैं, जो हाथ होते हैं, दोनों हाथ में या तो एक हाथ में देखने को मिलता है। प्रॉब्लम विथ फाइन फिंगर मूवमेंट इन वन और बोथ हैंड, मीन्स बहुत ज़्यादा जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं, लाइक चम्मच उठाना या तो नींबू निचोड़ना, या तो ऐसे बहुत सारे जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं वो उसको करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे हाथ में जो होते हैं वो पेन महसूस होते हैं। दैट्स वाई ये सब करने में, फाइन मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। प्रॉब्लम विथ वीकेंड ग्रिप और डिफ़िकल्टी कैरिंग ऑब्जेक्ट। जो हाथों की ग्रिप होती है, जैसे अगर बॉल पकड़ते हैं फॉर एग्जांपल,
तो वो जो बॉल होगा वो पेशेंट सही से नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि जो उसकी ग्रिप होगी वो बहुत ही वीक होगी, मजबूत नहीं होगी, तो वो सही से बॉल नहीं पकड़ पाएगा ड्यू टू वीकनेस ऑफ द हैंड। ओके, वीकनेस इन वन और बोथ हैंड मीन्स हाथों में वीकनेस देखने को मिलती है, या तो एक हाथ में या तो दोनों हाथ में वीकनेस देखने को मिलती है। स्वेलिंग इन द हैंड, रिस्ट एंड द फिंगर, स्वेलिंग देखने को मिलती है हाथों की हथेलियों पे, रिस्ट पे और फिंगर्स पे। ओके, ये सारे जो थे उसके थे साइन और सिम्टम्स। अब जान लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स को। सो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है वुमेन बिटवीन द एज 40 to 60 ईयर्स। फीमेल्स में, वुमेंस में ये डिजीज़ जो होती है वो कॉमन होती है। वो भी कौन कौन सी एज के ग्रुप में? जो फीमेल्स और वुमेंस 40 to 60 ईयर्स के ग्रुप में होती हैं, उन्हें ये डिजीज़ होने की आशंका होती है। प्रेगनेंसी एक इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये बहुत ही कॉमन है। डायबिटीज़ की वजह से भी ये हो सकता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में उसको डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन ओबीज़ है, मोटापा है, तो उस कंडीशन में भी उसको डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जेनेटिक भी एक तरह का इसका रिस्क फैक्टर है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन सच एज RA या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी को हुआ है तो उस कंडीशन में भी डिजीज़ बहुत कॉमन है, होने की आशंका होती है। सो ये थे इसके रिस्क फैक्टर। अब जान लेते हैं डायग्नोसिस को। सो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री टेकिंग, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज, एंड ब्लड टेस्ट कराते हैं जिससे हमें ESR का लेवल बढ़ते देखने को मिलता है, जिससे स्वेलिंग की आइडिया हमें होती है। बट इसका जो मेन जो है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ फिजिकल टेस्ट कराते हैं जिसके थ्रू हमें कन्फर्म हो जाता है कि पर्सन को कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला रेस्ट एंड मॉडिफिकेशन। रेस्ट देंगे, पेशेंट के हैंड को रेस्ट कराते हैं, उसको रेस्ट की एडवाइस देते हैं। पेन को कम करने के लिए हम रिस्ट स्प्रिंट देते हैं। स्प्रिंट जो होता है वो कई हद तक पेन को कम कर देता है, और जो मूवमेंट होता है उसको ज़्यादातर पेन रिलीफ करता है एंड मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। मेडिकेशन देते हैं। मेडिकेशन में NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन। फिजिकल थेरेपी की एडवाइस देते हैं, फिजियोथेरेपी की एडवाइस देते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, अर्गोनॉमिक्स चेंजेस करते हैं, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट कराते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उससे ठीक नहीं हुआ, मेडिकल मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट की एडवाइस देते हैं। सो ये सारे जो थे वो थे इसके ट्रीटमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोग को ये बहुत ही क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।